मैं अमदाद पलानी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था, जिसमें द्रव और गैसीय अवस्था देख रहे हैं हम लोग। और लेसन का नाम है। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक है जो उतना खास नहीं है, तो उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा स्किप कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द्रव अवस्था। ये हमारा क्या है? द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था पहले आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ज़्यादा इसमें तो जानकारी नहीं करेंगे हम लोग। द्रव अवस्था क्या होता है आप जानते हैं। यह आपका पदार्थ की एक क्या है, अवस्था है। हम शुरू में भी क्या किए थे, इसको देखे थे। तो इतने समय से हम लोग गैस अवस्था देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम द्रव अवस्था की बात करते हैं। और द्रव अवस्था क्या होता है? पदार्थ की एक अवस्था होता है। और इस अवस्था में जो हमारे क्या होते हैं, पदार्थ के अंदर जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में कुछ क्या पाया जाता है, अंतर अवकाश या कुछ रिक्तियाँ पाया जाता है। जैसे ठोस जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ में क्या होता है, इसके अंदर जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्या होते हैं, घनिष्ठ आकर्षण बल से क्या होते हैं, आपके जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो द्रव पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उनके मध्य कुछ क्या होता है, आपका जो है स्पेस होता है, या उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल हो थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और जिसके कारण से जो द्रव पदार्थ होता है, उस द्रव पदार्थ का जो आपका आकार होता है, ये जो आकार होता है वो क्या होता है, आपका अनिश्चित होता है। आकार हमारा क्या होता है, अनिश्चित। जबकि उसका जो आयतन होता है, आयतन आपका क्या होता है, आपका निश्चित होता है, या निश्चित अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम द्रव अवस्था के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि द्रव अवस्था पदार्थ की एक अवस्था होता है ना, जिसमें उनके जो कण होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं वो इधर उधर क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और द्रव का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है, आपका अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है, निश्चित होता है। अब आयतन निश्चित क्यों होता है भाई, तो आप जानते हो, अगर हम क्या करते हैं, 2 लीटर अगर क्या कर लेते हैं, हम लोग दूध ले लेते हैं, तो 2 लीटर जैसे हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि उस द्रव का आयतन कितना है, हमारा 2 लीटर है। अब उस 2 लीटर दूध को आप किसी भी पात्र में लो, अगर हम क्या करते हैं उसको इस प्रकार से, अगर हम क्या करते हैं आयताकार इस प्रकार से पात्र में ले लेते हैं तो इस पात्र का हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं उसको गिलास में लेते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है। मान लो उसको हम लोग इस प्रकार से प्याली में ले लेते हैं तो प्याली का आकार का हो जाता है। तो आकार क्या होता है, चेंज होता है। बट आप किसी में लो, गिलास में लो, चाहे आप जो है बर्तन में लो या इस प्याली में लो, दूध का आयतन तो उतना के उतना ही होता है भाई, 2 लीटर का 2 लीटर ही होता है। तो इस तरीक़ा से आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, जो हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो द्रव अवस्था क्या होता है, तो बता देना कि द्रव अवस्था पदार्थ की एक क्या होता है, अवस्था होता है। और इस अवस्था में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं। बट यहाँ पर जो आकर्षण बल होते हैं, है ना, कणों के मध्य, वो क्या होते हैं, आपके ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। जिसके कारण क्या करते हैं, इनके जो कण हैं वो इधर उधर थोड़ा क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और गति करने के कारण इनका आकार जो है वो अनिश्चित हो जाता है, लेकिन आयतन आपका क्या होता है, निश्चित होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, द्रवावस्था कहलाता है, द्रवावस्था कहते हैं। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण तो बहुत सारा है भाई इसका, है ना, बहुत सारा आपका उदाहरण इसमें से हम कर सकते हैं। जैसे आपका दूध है, अभी लिए हैं, पानी है, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्रवावस्था को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका द्रव। अब ये जो द्रव होता है, इस द्रव के जो हमारे कुछ क्या है, गुण हैं। यहाँ पर द्रवों के क्या दिया गया है, हमारा गुण दिया गया है, द्रवो लिख दिया है, और रियल में क्या है, हमारा द्रव है। तो इसके क्या दिया गया है, कुछ गुण यहाँ पर दिया गया है। तो द्रव के हमको क्या देखना है भाई, गुण देखना है, क्या गुण होता है। और इसका पहला गुण दिया है हमारा, आयतन दिया है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो अभी जस्ट मैं बताया कि जो द्रव का वो आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है ना। और उसमें क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उनके अणुओं के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है, बट उतना नहीं होता है जितना आपका ठोस में होता है। तो सिंपल आप पहला जो गुण है आयतन, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो भी क्या होता है, आपका जो द्रव होता है, उन द्रव का आपका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जैसे मैं आपको बताया ना कि 2 लीटर अगर हम क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं, तो उस दूध को हम लोग जिस जिस पात्र में क्या करते हैं, डालते हैं, वह उसी प्रकार का जो है आपका आकार लेता जाता है। बट दूध का आयतन उतना का उतना ही रहता है। तो इसलिए जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है। दूसरा, आकार क्या होता है भाई, निश्चित नहीं होता है। मतलब
वो अनिश्चित होता है, क्योंकि उनको जिस पात्र में हम लोग रखते जाते हैं वो उसी पात्र का आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है उस द्रव का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, जो उसके गुण के अंतर्गत रखा जाता है। घनत्व की बात करें तो जो द्रव का जो घनत्व होता है, ये द्रव का घनत्व आपका ठोस से क्या होता है बोल सकते हैं हम लोग, ज़्यादा ही बोलता है, क्योंकि बर्फ़ तो पानी में क्या करता है आपका तैरता है। तो द्रव का घनत्व क्या होता है, उसके वाष्प की घनत्व से तो फिलहाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वाष्प गैस अवस्था में रहेगा तो उससे तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि गैसीय अवस्था की तुलना में ये निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित होते हैं मतलब हमारा तुलना कर रहा है कि जो द्रव है इसका जो घनत्व होता है वो गैस से या वाष्प से क्या होता है हमारा कम होता है, क्योंकि वाष्प में जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे थोड़ा सा आकर्षण क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, इसलिए वो उसको हल्का बना देता है। लेकिन जो कण द्रव कण होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे कण थोड़ा सा क्या होते हैं, पास पास होते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है वो उनको निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित होते हैं कहने का मतलब द्रव के गण क्या होते हैं, हमारे पास पास होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो द्रव का जो घनत्व होता है, द्रव का घनत्व क्या होता है, उसके वाष्प के घनत्व से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण जो है इनका ये है कि इनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जबकि इनमें जो कण होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, मतलब इनमें निविड़ संकुलित व्यवस्था पाई जाती है। तो कितना गुण हो गया हमारा भाई, 3 गुण हो गया। चलिए चौथा गुण हम पढ़ते हैं संपीड्यता। संपीड्यता मतलब होता है हम जिसको हम क्या कर सकें, जो है अगर हाथ से दबाते हैं तो दब जाए, हम ये बोल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारा को अगर हम क्या करते हैं हाथ से अगर इस प्रकार से क्या करते हैं दबाते हैं, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो गुब्बारा होता है ये गुब्बारा आपका क्या हो जाता है, इस प्रकार से हाथ से दब जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं संपीड्यता, या इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना। मतलब जिनको क्या किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो द्रव के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, अभी मैं बताया, क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल थोड़ा सा क्या होता है आपका दुर्बल होता है, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। तो उस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं, द्रव को अगर क्या करते हैं हम इस प्रकार से प्रेस करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो इधर उधर जो है उसको क्या किया जाता है, कण इधर उधर जाने से उसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन उतना ही नहीं होता है, थोड़ा इसमें क्या होता है, कम होता है। तो द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इस कारण से इसमें संपीड्यता जो होता है उसको दबाने की जो क्षमता है वो बहुत क्या होता है आपका कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल जो है इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसलिए संपीड्यता इसमें कम, या रिक्तियाँ कम होने की वजह से संपीड्यता क्या होता है आपका कम होती है। तो ये भी द्रव के जो गुण हैं उसके अंतर्गत क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। 5वां नंबर है हमारा विसरण। 5वां नंबर हमारा क्या है, विसरण है, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर विसरण की बात करें तो द्रव अणुओं के जो विसरण की दर होता है वो बहुत क्या होता है आपका जो है बहुकोशिकीय अवकाश में कम होता है। तो द्रव का जो विसरण होता है, विसरण मतलब इस प्रकार से हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलना। विसरण मतलब सिंपल बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर द्रव को छोड़ते हैं तो इस प्रकार से द्रव क्या होता है, इस तरह से आसपास में फैल जाता है, तो ये विसरण होता है। तो द्रव अणुओं के विसरण की दर बहुकोशिकीय अवकाश कम होता है, जिसके वजह से उसका विसरण की दर थोड़ा सा कम होता है। जैसे गैस होता है, गैस क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं उसको खोल देते हैं तो क्या होता है पूरे वातावरण में क्या हो जाता है आपका फैल जाता है। तो उस स्थिति में उसका विसरण क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, द्रव की बात करें तो द्रव का विसरण थोड़ा सा कम होता है ना, किसके अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा, तो गैस के अपेक्षा इसका विसरण थोड़ा कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो द्रव अवस्था है उसके कुछ गुण हैं उनको हम बता सकते हैं। वैसे तो प्रश्नवश नहीं पूछा है कि द्रव अवस्था का गुण क्या होता है या द्रव अवस्था किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जानकारी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे दिया है आपका वाष्पीकरण। आगे क्या दिया है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण मतलब होता है द्रव को वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है आपका, वाष्पीकरण कहलाता है। और द्रव की सतह के जो अणु होते हैं, सतह के अणु मतलब ये हमारा पानी है, और यहाँ पर जो ऊपरी सतह पर जो क्या होता है हमारा जो कण होते हैं उनके गतिज ऊर्जा के कारण वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, जो द्रव लेते हैं और द्रव को अगर हम क्या करते हैं इस प्रकार से गर्म करते हैं, तो गर्म करने से ये जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है आपका, वाष्प में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे ये जो द्रव होते हैं उस द्रव के हमारा क्या होता है, जो ऊपरी सतह के जो क्या होते हैं हमारे जो
जो कण होते हैं, ये ऊपरी सतह के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत क्या होती है आपकी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, या गतिज ऊर्जा के कारण ऊपरी सतह के जो कण होती हैं वो क्या हो जाती है आपका जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है आपकी वाष्पन कहलाती है। क्वेश्चन अगर मान लो आ गया कि वाष्पन क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द्रव जो होता है उस द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में परिवर्तन या द्रव से गैस पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होता है वही आपका क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहते हैं। और गतिज ऊर्जा अधिक होने से द्रव के अणु की जो सतह होता है वो ऊपर से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और इस तरीक़ा से द्रव जो होते हैं वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। वे द्रव जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है उनका जो है आपका वाष्पन कम होता है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, द्रव को क्या दे के भाई, ताप दे के हम इसको क्या कर सकते हैं, गैस में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या दे के भाई, ताप दे करके द्रव से गैस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। और इस तरीक़ा से द्रव से जो गैस का परिवर्तन होता है, वाष्प का परिवर्तन होता है, वो क्रिया क्या कहलाता है, आपका वाष्पन कहलाता है। और इस क्रिया में जनरली द्रव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जो कण होता है जिनमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है वही क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण होते हैं, है ना। और धीरे धीरे ताप बढ़ाने से पूरा क्या हो जाता है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से कुछ 4, 5, 6 गुण यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो उन गुणों है ना को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आपका लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ से गुण क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा वाष्पीकरण ऊष्मा। क्या दिया है हमारा, वाष्पीकरण ऊष्मा। तो वाष्पीकरण ऊष्मा क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वाष्पीकरण की ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। वाष्पीकरण ऊष्मा क्या होता है भाई, तो वाष्पीकरण ऊष्मा का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एक मोल जो द्रव होता है उस एक मोल द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, वही उसका क्या कहलाता है, वाष्पीकरण ऊष्मा कहलाता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, एक मोल द्रव को, है ना, एक मोल द्रव पदार्थ को या एक मोल द्रव को उसके, है ना, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो एक मोल द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पीकरण ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि एक मोल द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण ऊष्मा को समझा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि वाष्पीकरण ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो आप बताना एक मोल द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसका क्या कहलाती है, आपकी वाष्पीकरण ऊष्मा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है, पानी दिया गया है ना। पानी का फार्मूला भी क्या होता है हमारा, H2O होता है। अभी ये लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका H2O वाष्प अर्थात गैस में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो आवश्यक जितने भी ऊष्मा होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा की मात्रा कहलाता है। यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए आपका क्या होता है, 44 किलोजूल पर मोल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, किलोजूल पर मोल, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है। तो इतना ऊष्मा क्या होता है, आपका मुक्त होता है, ठीक है, पर मोल। तो यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाष्पीकरण ऊष्मा क्या होता है, किसे कहते हैं। बस इसमें इतना ही है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दिया है द्रव का वाष्प दाब। क्या दिया है हमारा,
द्रव का वाष्प दाब। द्रव का वाष्प दाब क्या होता है भाई? द्रव का वाष्प दाब का मतलब होता है, हम सिंपल तो इसको बोलना चाहेंगे तो बहुत सारा बोल सकते हैं, थोड़ा सा सुनो आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक पात्र लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। जब इस पात्र को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं इसको भाई हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, ये जो हमारा H2O के जो मालिक्यूल्स होता है, ये H2O के मालिक्यूल से क्या करता है आपका, इस प्रकार से आपका क्या होता है, वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। और हम धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे पानी को क्या किया जाता है, खुले पात्र में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ से पानी के जो कण होते हैं वो वाष्प में क्या होते जाता है, आपका परिवर्तित होते जाता है। और वाष्प में परिवर्तित होने से यहाँ पर धीरे धीरे जल का जो स्तर होता है, पानी का स्तर होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो पानी क्या करता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो उस कारण से द्रव की जो क्या होता है मात्रा होता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, कमी आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम कंटिन्यू इसको क्या करते रहें, गर्म करते रहें, तो एक कंडीशन ऐसे आता है कि पूरा जो है द्रव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबके सब क्या हो जाता है, हमारा वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक प्रक्रिया। यदि हम क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, अगर इसको बंद पात्र में करवाते हैं, मान लो फिर से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक पात्र ले लेते हैं जिसमें क्या भरा है, H2O भरा है। अब इसको बंद पात्र में कराते हैं। मान लो इसमें हम लोग एक क्या ढक देते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ढक देते हैं बेल जार। क्या ढक दिए, हमारा बेल जार यहाँ पर ढक देते हैं। बेल जार एक कांच के इस प्रकार का कांच का बर्तन होता है। अब उस बेल जार से हमने क्या कर दिया, इस पानी से भरे पात्र को क्या कर दिया, ढक दिया। और ये ऐसा होता है कि बाहर से किसी गैस को ना तो अंदर आने देता है, ना अंदर के जो वाष्प है उसको बाहर जाने देता है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जो द्रव होता है, पानी होता है, ये वाष्प बन के क्या करना हो स्टार्ट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और चूंकि वो वाष्प भाग नहीं सकता है, यहीं अंदर पर ही रहता है, इस कारण इस जो बर्तन जिसको ढके हैं उसके अंतर्गत जितना स्पेस रहता है, जितना जगह रहता है, उस जगह पर धीरे 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 जो वाष्प होता है, वाष्प होता है, वो भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। वाष्प क्या होते जाता है, आपको यहाँ पर भरते जाता है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि पूरे जो हमारा क्या होता है, बंद पात्र होता है, उस बंद पात्र में जब पूरी तरीक़ा से गैस क्या हो जाता है, भर जाता है, और वापस फिर से क्या करता है, हमारा फिर से किसके संपर्क में आ जाता है भाई, अंततः वो फिर से द्रव के संपर्क में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जितना वाष्प पकड़ने का जगह था वो जब पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, उस बंद पात्र के अंदर भर जाता है, तो गैस पुनः किसके संपर्क में आता है, द्रव के संपर्क में पुनः क्या हो जाता है, आ जाता है। और इस तरीक़ा से फिर से वो ठंडा होकर के क्या बनाना स्टार्ट कर लेता है, हमारा द्रव बनाना स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। एक जो प्रक्रिया होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो क्या होता है, जो पानी होता है, ये पानी क्या करता है, आपका द्रव से क्या बनाता है, वाष्प में बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पन। और जब क्या हो जाता है, पूरी तरीक़ा से ये पात्र, बंद पात्र भर जाता है, तो द्रव जो हमारा गैस होता है वो पुनः क्या होता है हमारा, जब वो क्या करता है, हमारा द्रव में परिवर्तित होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, संघनन बोलते हैं। तो यहाँ पर बंद पात्र में अगर क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में पहले क्या होता है, उसका वाष्पन होता है, अर्थात वाष्प बनता है। क्योंकि वाष्प बना वहाँ से भग न पाने के कारण फिर से क्या हो जाता है, वो पानी के संपर्क में आने के पश्चात जो है संघनन करके ठंडा हो जाता है, मतलब पुनः द्रव बना लेता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। मतलब वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। और एक कंडीशन ऐसे आता है कि जो वाष्पन होता है, वाष्पन, और साथ में क्या होता है आपका जो संघनन होता है, ये दोनों आपका क्या कर लेता है, दोनों की जो क्या होता है, आपका जो प्रक्रिया है वो साम्यावस्था स्थापित कर लेता है। कहने का मतलब जितना वाष्पन होता है उतना संघनन होता है, मतलब जितना गैस बनता है और उतना ही क्या बनता है, आपका वहाँ पर द्रव बनता है। तो इस तरीक़ा से क्या होते हैं कि इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि साम्यावस्था में, है ना, एक निश्चित ताप पर लिख सकते हैं, एक निश्चित ताप पर, यहाँ पर इसी को बोल सकते हैं। अब दोनों के मध्य क्या हो गया, साम्यावस्था स्थापित हो गया। किनके के मध्य, वहाँ पर जो वाष्प है और यहाँ पर जो द्रव है उसके ऊपर, है ना। तो एक निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर जो वाष्प रहता है ना, या ये बोल सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्यावस्था में उपस्थित जो क्या होता है, वाष्प रहता है, उस वाष्प के द्वारा जो दाब, जो क्या किया जाता है, आपका
इस पानी के सतह पर लगाया जाता है वो दाब ही आपका क्या कहलाता है, आपका द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, है ना, द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्यावस्था में उपस्थित, तो एक निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा आरोपित दाब को क्या बोलते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, या आरोपित दाब को हम क्या बोलते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, द्रव का जो वाष्प दाब है उनको बता सकते हैं। तो एक निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्यावस्था में उपस्थित जो क्या है, वाष्प है, उसके द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है, आपका द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, या वाष्प दाब कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे क्या बना, द्रव क्या बना, वाष्प बना, और वाष्प बनने के पश्चात फिर से वो द्रव में बनना स्टार्ट हो गया। एक स्थिति ऐसे आया कि वाष्प, है ना, का बनना और पुनः पानी का बनना क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो द्रव होता है वो, और यहाँ पर जो वाष्प होता है वो, दोनों क्या है बराबर बन रहा है। जितना वाष्प बन रहा है उतना क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। मतलब यहाँ पर वाष्प भी है और द्रव का द्रव है, दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति में, है ना, जो वाष्प होता है जो पानी से ही बना है, वो इस द्रव के पृष्ठ पर क्या करता है, एक दाब डालता है, और वही दाब क्या कहलाता है, आपका द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो द्रव का क्या होता है, ये वाष्प दाब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया भाई हमारा द्रव का वाष्प दाब। तो ये आपको लिखना है, अगर आ जाता है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमारा दिया है द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर लिख देते हैं, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले क्या देखना है हमको, कारक। तो यहाँ पर जो भी हमारा क्या होता है, वाष्प दाब होता है, उस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले क्या है, यहाँ पर कारक दिया गया है। और पहला जो कारक है ये यहाँ पर दिया गया है, और वो कौन है भाई, हमारा द्रव की प्रकृति। पहला क्या है हमारा, द्रव की प्रवृत्ति दिया गया है, जो कि आपका वाष्प दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो द्रव की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जब द्रवों के अणु जो होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में उसका वाष्प कम बनता है, और उस कारण से उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लिख सकते हैं, यदि द्रव के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, है ना, यदि द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल क्या होता है हमारा, अधिक होता है। यदि द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तो उसका वाष्प कम बनता है, उसका वाष्प कम बनता है, जिससे वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब में क्या आती है भाई, हमारी कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, यदि द्रव जो दिया है, मान लो H2O है और एक और H2O है, इनके मध्य आकर्षण बल क्या है हमारा, अगर ज़्यादा है तो उस स्थिति में इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये कम टूटता है, तो वाष्प कम बनता है, और वाष्प कम बनता है मतलब वहाँ पर वाष्प दाब की मात्रा क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिया है तापक्रम। जैसे जैसे तापक्रम क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, ताप बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे कणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाती है, हमारी
टूट जाती है और टूट जाने से इनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि हो जाती है और इस वजह से दाब का मान भी क्या हो जाती है, आपके बढ़ जाती है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि जैसे हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाते जाएंगे, जो जल के अणु होंगे, है ना, या जल के अंदर जो अणु होते हैं जिनमें कई परमाणु होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने से कमज़ोर हो जाता है, जिससे उनके जो कण होते हैं या उनके जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके फ्री हो जाते हैं, है ना। फ्री हो जाने के कारण उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा बढ़ता है मतलब वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, तापक्रम को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्धियों की उपस्थिति। यदि किसी भी पदार्थ में क्या है, अशुद्धि की उपस्थिति है तो उस स्थिति में उसका जो आपका क्या होता है, वाष्प दाब होता है वो कम कर देता है, उसके वाष्प दाब को क्या करता है भाई, कम कर देता है। कहने का मतलब ये है, यदि हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल पानी H2O है और एक पानी हम ऐसे लेते हैं जिसमें आपका क्या घुला है, हमारा शक्कर घुला हुआ है। ठीक है, शक्कर घुला है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये शुद्ध पानी है हमारा जिसमें कोई चीज़ नहीं घुला है, और ये ऐसा पानी है जो क्या है, शक्कर घुला हुआ है। तो अगर हम दोनों को वाष्प दाब की अगर क्या करें, तुलना करें, तो हम पाते हैं कि जिस पानी में शक्कर क्या हुआ है, हमारा घुला हुआ है, जिसमें क्या घुला है, शक्कर घुला है, यहाँ पर जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। और जहाँ पर हमारा क्या घुला है, हमारा ये यहाँ पर ये हो गया हमारा वाष्प, और यहाँ पर दाब क्या होता है, हमारा अधिक होता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि जो पानी क्या होता है, प्योर होता है, उसका वाष्प दाब अधिक होता है, और जिस पानी में अगर हम कुछ चीज़ मिला देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, उस स्थिति में उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि हम क्या करते हैं, जो शुद्ध पानी होता है उसमें क्या होता है, केवल पानी के ही कण पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसमें अगर हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो सब के सब कण क्या हो जाते हैं, आपके वाष्प बन के निकल जाते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसमें शक्कर मिला देते हैं, क्योंकि शक्कर एक कैसा पदार्थ होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। अवाष्पशील मतलब होता है जो कि वाष्प नहीं बनाता है। शक्कर को थोड़ी ना भाई, शक्कर थोड़ी ना उड़ेगा, गर्म करोगे तो, नहीं तो फिर घर का शक्कर भाग जाता है भाई, है ना। तो जो शक्कर होता है वो अवाष्पशील पदार्थ होता है। जब हम क्या करते हैं, शक्कर के पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये जो शक्कर के कण होता है, चूँकि शक्कर के कण तो पूरे क्या होता है, पानी में फैला रहता है, इसलिए सतह पर भी क्या रहता है, फैला रहता है। तो सतह पर फैला होने की वजह से क्या करता है, ये जो पानी के कण होता है उसको निकलने में थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है, और जिसके वजह से जो शुगर पानी होता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। क्योंकि शक्कर के कण ये सतह पर पूरा क्या होता है, पाया जाता है, और स्वयं तो उड़ता नहीं है, लेकिन जो उड़ रहा है उसको क्या करता है, उसमें उड़ने में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिसके वजह से आपका एक विलयन वाला पानी होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, और जो द्रव का वाष्प दाब है उसको प्रभावित करने वाले कारक को बता सकते हैं भाई। ठीक, ये हो गया हमारा एक बात है। अब यहाँ पर दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, आगे दिया है क्वथन और क्वथनांक। क्वथन एक हमारा ताप होता है, वैसे आप जानते हैं क्वथन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिस पर द्रव क्या करता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, वही हमारा क्वथन ताप कहलाता है या क्वथनांक कहलाता है। और द्रव जो पदार्थ होता है, ये द्रव पदार्थ तभी उबलता है जब इस द्रव पदार्थ का जो क्या होता है, जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब होता है, ये वाष्प दाब किसके बराबर होता है भाई, वायुमंडलीय जो दाब होता है, वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब जा कर के क्या करता है, कोई द्रव क्या करता है, उबलना स्टार्ट करता है। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई द्रव का या कोई द्रव पदार्थ का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर, है ना, द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप होता है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में वो जो द्रव होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, हमारा उबलना क्या कर देता है, आपका स्टार्ट कर देता है या उबलता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं किसी द्रव का, किसी, है ना, द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है या किसी
द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिस ताप पर है ना द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है और उस ताप पर द्रव उबलना है ना या उबलने लगता है और उस ताप पर द्रव क्या करने लगता है भाई, उबलने लगता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कोई भी जो द्रव तभी उबलता है जब उस द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय वाष्प के दाब के बराबर होता है। तो वो ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक ताप कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया है वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या है, यहाँ पर विभेद दिया गया है, विभेद बताया गया है, अंतर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण लिख सकते हैं, वाष्पीकरण। और ये क्या होता है, हमारा क्वथनांक होता है, क्वथनांक। तो इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण जो होता है वो वाष्पीकरण किसी भी ताप पर क्या हो जाता है हमारा आसानी से, मतलब द्रव का है ना वाष्प में जो बदलना होता है वो किसी भी ताप पर हो जाता है, तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो द्रव का वाष्प में बदलना है ना किसी भी ताप पर धीरे धीरे होता रहता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। जबकि हमारा जो क्या होता है, क्वथनांक जो होता है, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो है वह ताप होता है जिस पर द्रव और वायुमंडलीय जो दाब होता है वो बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा क्वथनांक ताप वह ताप है जिसमें द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिसमें द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है ना। जबकि वाष्पीकरण वह ताप होता है ना, जिसमें हमारा द्रव जो है अलग अलग ताप पर द्रव जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदलते रहता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें द्रव सभी ताप पर धीरे धीरे द्रव में क्या होता है, परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। मतलब इसके लिए कोई निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं है, ये सभी ताप पर क्या होता है, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। बट क्वथनांक क्या होता है, वो तभी जो है उबलता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, आपका तीव्र होता है, वो हमारा क्या होता है, आपका धीमा होता है। ये क्या होता है, हमारा वाष्पीकरण सतह पर होने वाली घटना है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, क्या है हमारा, प्रक्रिया है। अगर हम इसकी बात करें तो यह ना सतह और सतह के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। सतह के अंदर वाली प्रक्रिया है। तो मतलब ये सतह पर भी होता है और सतह के अंदर भी होता है। तो इस तरीके से क्वथनांक और वाष्पीकरण में हम क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं पृष्ठ तनाव। किसके पास चलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। ये इम्पोर्टेंट है, आपके 11वीं क्लास में इसको क्या कर सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। रियल में द्रव का पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है। यदि हम द्रव की बात करें,
यहाँ पर अगर हम क्या करें, द्रव की अगर हम बात करें तो जो द्रव होता है उस द्रव पदार्थों में, यदि हम लोग द्रव पदार्थ की बात करें तो किसी भी द्रव पदार्थों में बीच वाला जो क्या होता है, जो अणु होता है किसी द्रव पदार्थों में जो बीच वाला क्या होता है, हमारा जो अणु होता है या जो कण होता है, वो क्या करता है, आसपास के सभी तरफ से क्या करता है, समान बल से क्या होता है, आकर्षित रहता है। समान बल से क्या रहता है भाई, हमारा आकर्षित रहता है। ये परिभाषा है, आपको उसको लिखना है उस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन करता है तो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, द्रव पदार्थों में दो द्रव का जो बीच वाला कण होता है या बीच वाला जो अणु होता है वो चारों तरफ से समान बल से क्या होता है, आकर्षित रहता है। लेकिन इसके जो पृष्ठ में जो उपस्थित जो कण होता है उस पर जो आकर्षण होता है वो आकर्षण आपका क्या होता है, आपका एक तरफ होता है, एक अंदर की तरफ ही क्या होता है, उसका खिंचाव रहता है या खिंचाव पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सतह पर उपस्थित जो क्या होता है, जो कण होता है उस पर जो आकर्षण बल होता है वो नीचे की ओर लगता है। इस कारण से ऊपर की जो सतह होता है वो तनी हुई झिल्ली के समान या फैली हुई है ना, झिल्ली के समान क्या होता है, प्रतीक होता है। वही आपका द्रव का क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है या पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव पदार्थ में बीच के अणु आसपास के है ना अन्य अणुओं से समान बलों द्वारा संतुष्ट रहता है या आकर्षित रहता है। जबकि पृष्ठ पर उपस्थित कण है ना पर आकर्षण बल है ना केवल नीचे की ओर ही लगता है, जिसके कारण द्रव की पृष्ठ सतह एक फैली हुई झिल्ली या तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीक होता है। इसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग द्रव के पृष्ठ तनाव को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई, तो जो द्रव पदार्थ होता है उस द्रव पदार्थ के जो बीच वाला जो कण होता है वो आसपास के सभी कणों से क्या करता है, समान जो आकर्षण बल होता है उससे खींचा रहता है, अर्थात उस पर समान बल क्या करता है, कार्य करता है। समान बल जो है बलों से संतुष्ट रहता है या आकर्षित रहता है। लेकिन जो सतह वाला जो कण होता है, ये सतह वाला जो कण होता है उस पर जो आकर्षण बल होता है वो केवल नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण से इसका जो पृष्ठ सतह है वो फैली हुई तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीक होता है। यही क्या कहलाता है, आपका द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और ये जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है उसको बहुत सारे कारक हैं जो क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। तो कौन कौन से कारक है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर द्रव के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है और वो हमारा पहला है हमारा द्रव के तापक्रम पर। तो भाई द्रव का तापक्रम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो आकर्षण बल लगा हुआ है, ऊपर में जो आकर्षण बल है या नीचे जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कण दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे तो आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, और आकर्षण बल कमज़ोर हो जाने के कारण आपका जो पृष्ठ सतह जो है, जो आपको तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीक हो रहा
है वो ताप बढ़ाने से, उनके कणों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाने से या आकर्षण बल कमज़ोर हो जाने से पृष्ठ तनाव का मान भी क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द्रव का जो तापक्रम है उसमें अगर परिवर्तन कर दिया जाए, द्रव के तापक्रम बढ़ा दिया जाए, तो उस स्थिति में द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि तापक्रम बढ़ने से उस जो ऊपरी सतह पर जो कण पाया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा या अंतराणविक आकर्षण बल वहाँ पर कम हो जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव में क्या आ जाता है आपका, कमी आ जाता है। तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा होता है द्रव की प्रकृति। भाई द्रव की प्रकृति मतलब क्या होता है, यदि द्रव के जो कण होते हैं अगर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, हमारा बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तो उस स्थिति में उस पर जो है आपका जो बोल सकते हैं आपका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि द्रव के जो अणु हैं ऊपरी सतह पर, जो द्रव के अणु के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल अगर क्या होता है, अधिक होता है, तो उस स्थिति में उसका पृष्ठ तनाव भी क्या होता है, अधिक होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा नीचे की ओर क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर तनी हुई झिल्ली के समान दिखाई देगा। मतलब वहाँ पर क्या होगा, आपका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो जो भी हमारा क्या होता है, सतह पर पाए जाने वाले जो कण होता है उन कणों पर आकर्षण बल जितना ज़्यादा होता है उनमें आपका पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस तरीक़ा से पृष्ठ तनाव के प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद दिया है आपका पृष्ठ तनाव के यहाँ इकाई दिया है। तो इसका CGS पद्धति में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसका जो पृष्ठ तनाव दिया गया है आपका एक डाइन पर जो है सेंटीमीटर, यहाँ पर एक इसका दिया गया है हमारा डाइन, क्या दिया है हमारा, डाइन पर सेंटीमीटर इसका इकाई दिया गया है। वो इकाई आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं भाई। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे है पृष्ठ तनाव के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं और ये प्रभाव जैसे दिया गया है, पहला दिया है द्रव की बूंदें का आकार क्या होती है, गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण जो क्या होती है, हमारी द्रव के जो बूंदें हो गोलाकार होती हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो हमारे क्या होते हैं, हमारा जो बाहरी सतह होता है वो कम क्षेत्रफल को क्या करती है, प्राप्त करती है, और कम क्षेत्र प्राप्त करने के कारण द्रव की जो क्या होते हैं हमारे बूंदें हैं वो गोलाकार दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के, है ना, सतह, द्रव की सतह का क्षेत्रफल क्या होती है, कम होने का प्रयास करती है, या पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव के सतह का क्षेत्रफल क्या होती है हमारी, कम होती है, अब कम होने का प्रयास करती है, कम होने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द्रव का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो भी द्रव होता है उसका सतह का क्षेत्र कम होने का क्या करती है, प्रयास करती है, या उसका क्षेत्रफल कम होती है, क्षेत्रफल कम होती है, और क्षेत्रफल कम होने के कारण उनके कण क्या होती है, इस प्रकार से जो है संकुचित हो जाती है, और हमारे द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि किसके कारण द्रव की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती है आपकी, गोलाकार होती हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है आपकी, जो द्रव की बूंदें हैं वो गोलाकार होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव होती है उनके पृष्ठीय सतह पर जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाती है, और क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण वो और क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, और वो द्रव की बूंदें जो है गोलाकार दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से इसको बताई जा सकती हैं। दूसरा हमारा दिया है द्रव का केश नली के ऊपर चढ़ना जो प्रक्रिया है उसको भी बताई गई है। केश नली क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार से यहाँ पर पात्र दिया गया है जिसमें पानी क्या हुआ है, हमारा भरा हुआ है। केश नली एक पतली सी नली होता है, जब इसको द्रव में क्या की जाती है, डुबाई जाती है, तो उस स्थिति में पृष्ठ तनाव के कारण ये जो है क्या करती है, हमारे द्रव जो है उस केश नली में ऊपर क्या करती जाती है, आपका इस प्रकार से ऊपर चढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे क्या की जाती है, केश नली को जो है द्रव में क्या की जाती है, डुबाई जाती है, तो वो आकर्षण बल के कारण क्या करती है, नीचे की ओर खींचती जाती है, द्रव को क्या करती जाती है, खींचती जाती है। जैसे केश नली है, केश नली को अगर हम पानी में रखते हैं तो पानी को तो क्या कर रहा है, निचली सतह से क्या कर रहा है, वो नीचे खींच रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो केश नली के ऊपर क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। जबकि यही काम अगर क्या की जाती है, पारे का केश नली में
अगर प्रयोग की जाती है तो पारे का जो केस नली होता है, यहाँ पर अगर पारा दिया गया है और अगर इसमें केस नली डुबाई जाती है तो उस स्थिति में क्या होती है, वो ऊपर नहीं चढ़ती है बल्कि क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। क्योंकि पारा में ससंजक और जो बसंजक बल होती है उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो ससंजक बल का मान असंजक बल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरीक़ा से कुछ बातें हैं जो आपको जो है आपका पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, देखने को मिलती है। जैसे द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ना, पारे का केस नली में नीचे गिरना, इस प्रकार की कुछ बातें आपको देखने को मिलती है। और एक दिया है कांच के नली में जल का अवतल और पारे का उत्तल सतह बनना। ठीक है, तो अवतल और उत्तल सतह कैसे बनता है भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये दो पात्र हमारा क्या किया गया है, दिया गया है। और दोनों पात्र में क्या दिया है हमारा, इस प्रकार से एक में हमारा रख दिया है पारा Hg, एक में रख दिया है हमारा द्रव। तो द्रव में अगर हम क्या करते हैं, कांच की नली इस प्रकार से डुबाते हैं, क्या डुबाते हैं हम लोग, कांच की हम लोग क्या डुबा दिए, नली यहाँ पर डुबा दिए। तो कांच की नली डुबाने से क्या होता है आपका, यहाँ पर कांच की जो नली होता है जब उसमें हम क्या करते हैं, जिसमें पानी भरा है H2O है, इसमें अगर कांच की नली डुबाते हैं तो उसमें हमारा क्या बनता है, अवतल सतह बनता है। इस प्रकार से क्या होता है, अवतल, ये थोड़ा सा गड्ढा टाइप का दिख रहा है, अवतल सतह बनता है क्योंकि इनमें जो आकर्षण बल होता है वो नीचे की ओर लगता है। उसके अलावा इसका कारण होता है क्योंकि इसमें जो आसंजक बल होता है, आसंजक बल है ना, ये आप भौतिक में पढ़ते हैं संसंजक और संजक है ना। तो ये जो आसंजक बल होता है, आसंजक जो बल होता है किसमें, ये जो कांच और पानी के बीच, उसमें आसंजक बल ससंजक बल से क्या होता है हमारा, ससंजक बल से क्या होता है हमारा, अधिक होता है। इस कारण से यहाँ पर क्या बनता है हमारा, अवतल स्थिति को शो करता है। यही काम अगर हम क्या करते हैं, पारा में करते हैं तो ये आपका इस प्रकार से उत्तल आपका सतह बनता है। क्या बनता है हमारा, उत्तल बनता है, क्योंकि यहाँ पर ससंजक बल, ससंजक जो बल होता है ये ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, असंजक बल की अपेक्षा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या बनता है, उत्तल स्थिति, और यहाँ पर क्या होता है आपका अवतल स्थिति देखने को मिलता है। तो ये आपको जानकारी के लिए ठीक है, इतना हम क्या कर सकते हैं यहाँ से बता सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे श्यानता की ओर। किसकी ओर चलते हैं, श्यानता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। श्यानता क्या होता है, रियल में श्यानता का मतलब होता है द्रव के प्रवाह में रुकावट क्या कहलाता है हमारा, जो है श्यानता कहलाता है ना। द्रवों के प्रवाह में रुकावट या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध है ना, क्या कहलाता है हमारा, श्यानता कहलाता है, श्यानता कहलाता है, ये श्यानता कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा है, द्रव के प्रवाह है ना या प्रतिरोध है ना, द्रव के प्रवाह में रुकावट या प्रतिरोध ही श्यानता कहलाता है। मतलब जिसमें बहने का गुण क्या होता है आपका, जितना कम होता है उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होती है, कहने का मतलब। तो द्रवों की जो प्रवाह है या प्रवाह में रुकावट या प्रतिरोध ही आपकी क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। और श्यानता का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा द्रव के प्रवाह में रुकावट होता है उसकी श्यानता उतना ज़्यादा होता है। जैसे हम उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण जो होता है, उदाहरण में क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, चाशनी ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, चाशनी लेते हैं, और हम लोग सिंपल क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगर इन चाशनी को हम यहाँ पर फर्श में क्या कर दें, उड़ेल दें, पानी को उड़ेल दें, तो आप देखते हैं कि पानी थोड़ा दूर तक बह जाता है और यहाँ पर क्या होता है, चाशनी थोड़ा कम दूरी तक बहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें बहाव में क्या है, ज़्यादा रुकावट पैदा हो रहा है, तो ये रुकावट ही आपका क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। और श्यानता जो है रुकावट को शो करता है, अर्थात यहाँ पर चाशनी की श्यानता क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पानी की जो श्यानता होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है। मतलब जिसमें जितना बहाव में रुकावट आएगा श्यानता उतनी ज़्यादा होता है, क्योंकि श्यानता का अर्थ ही है किसी भी द्रव पदार्थ के जो क्या होता है प्रवाह होता है उसमें रुकावट ही आपके क्या कहलाता है, श्यानता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका श्यानता होता है। और ये जो श्यानता है, इस श्यानता को कुछ कारक हैं जो क्या करता है आपका, प्रभावित करता है। तो कौन कौन से कारक हैं भाई, श्यानता पर जो है प्रभावित करने वाले कारक, पहला है कि श्यानता पर तापक्रम का प्रभाव। तापक्रम का प्रभाव का मतलब क्या होता है, तो जैसे जैसे क्या किया जाता है हमारा, श्यानता पर जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर मैं श्यानता लिख देता हूँ, श्यानता, ठीक है।
तो श्यानता जो होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने श्यानता, और ये हम लोग क्या कर देते हैं बराबर करके 1 या इस प्रकार से कर देते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पर क्या कर देते हैं तापक्रम, क्या कर देते हैं हम लोग तापक्रम। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है श्यानता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है, और जैसे जैसे ताप आपका कम होता है श्यानता आपकी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। मतलब एक दूसरे के क्या होती है उल्टा होती है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं उल्टा करके, तापक्रम हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या लिख देते हैं श्यानता, यहाँ पर लिख देते हैं श्यानता। मतलब तापक्रम बढ़ने से श्यानता की मान क्या होती जाती है कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि तापक्रम बढ़ेगा तो फिर कणों के जो मध्य में जो क्या है आकर्षण बल ज़्यादा है इसलिए तो रुकावट है, लेकिन जब कण क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा तो फिर तो फ्रीनेस क्या करेगा घूमना लगेगा, है ना, उसका जो है गति बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में श्यानता का मान कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि तापक्रम बढ़ाने से श्यानता क्या होता है आपका कम होता है। दूसरा हमारा दिया है द्रव की प्रकृति। किसकी प्रकृति? द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति क्या है भाई? आपका द्रव के मध्य द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा, द्रव के मध्य या द्रव के कणों के मध्य, द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल जितना क्या होगा आकर्षण बल अधिक होगा श्यानता उतनी अधिक होगा, श्यानता उतनी अधिक होगा, श्यानता उतनी क्या होगा आपका भाई अधिक होगा, उतनी अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि द्रव में के मध्य जो आकर्षण बल है जितना ज़्यादा होगा श्यानता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उनमें जो है फैलने की क्षमता विसरित होने की क्षमता उतना कम होगा, मतलब श्यानता उतनी ही क्या होगी आपकी कम होगी। दाब का प्रभाव हम लोग बोल सकते हैं, वैसे तो हम लोग देखें तो दाब का प्रभाव बोल सकते हैं कि दाब बढ़ाने से आपकी श्यानता क्या होती जाती है आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम आगे धकेल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं दाब का प्रभाव, और ये होता है हमारा श्यानता, है ना, तो नहीं कम होगी आपकी ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं दाब का प्रभाव और ये हो जाती है आपकी श्यानता। मतलब दाब बढ़ाने से भी श्यानता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है, क्योंकि प्रेशराइज करेंगे तो क्या हो सकता है वो ज़्यादा हमारा फैल सकता है। तो श्यानता से भी आप दाब के प्रभाव से भी श्यानता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है। उसके बाद आपका जो अणु भार होता है, अणु भार बढ़ने से भी श्यानता क्या होती जाती है आपके बढ़ती जाती है भाई। तो अणु भार क्या होता है हमारा, ये हमारा अणु भार हो गया, और अणु भार अगर क्या होगा बढ़ेगा तो श्यानता भी क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि अणु भार बढ़ेगा तो क्या होगे कण पास आएंगे, मतलब वहाँ पर श्यानता क्या होगी आपकी बढ़ते जाएगी। अणुओं की संरचना भी क्या करती है श्यानता को क्या करती है आपकी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट है जो कि प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत क्या की जाती है रखी जाती है। श्यानता की इकाई जो है इस प्रकार से देखी जा सकती है। और लास्ट है श्यानता के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, क्या क्या दिया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिन द्रवों की श्यानता अधिक होती है उनका प्रवाह बहुत धीरे होता है ना। द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा श्यानता उतनी ही क्या होता है आपका वांडर वाल्स होगा, तो श्यानता उतना बढ़ता है। मतलब अंतराणविक आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा श्यानता उतना क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग उल्टा बोल दिए थे ना, श्यानता जो है आपका आकर्षण बल बढ़ने के साथ बढ़ेगा बोल सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बंध सामान्यतः वांडर वाल्स बंध से प्रबल होता है, अतः जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उनकी श्यानता भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लिसरॉल, इस सब में आपकी श्यानता क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, है ना। और भी कुछ बातें दिया है, जल में अन्य पदार्थ मिलाने पर इसकी श्यानता में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जल में अगर नमक मिला दिया जाए तो जल की श्यानता क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं। और कांच एक अति चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है, इसकी श्यानता बहुत ही क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है। अधिकांश गुण ठोस में मिलते हैं और कांच के प्रवाह के इस गुण के कारण पुरानी इमारतें, खिड़कियाँ, पड़के कांच के मोटर शीर्ष की तुलना में पेंदे पर अधिक होती है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर दी गई है उसको बताई जा सकती है। और श्यानता का जो मापन होती है वो सामान्यतः ओस्टवाल
विस्कोमीटर द्वारा की जाती है। तो इस तरीक़ा से इस लेसन में जो भी पढ़ने लायक है वो लेसन क्या होती है यहाँ पर समाप्त होती है ना। और यहाँ के बाद ये लेसन समाप्त हो जाती है। तो आज का क्लास यहीं पर क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। नेक्स्ट जो लेसन है 6th लेसन वो जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी भाई।